हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस साल आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड दैट इज़ बजट। बजट जो रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, और बजट में जो भी चीज़ें आती हैं, न्यू चीज़ें जो अनाउंस होती हैं, नई स्कीम्स जो अनाउंस होती हैं, जो भी नई पॉलिसीज़ के बारे में बात की जाती है, वो सब ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे एज अ अवेयर सिटीजन यू शुड नो अबाउट द बजट कि ये क्या है, क्या क्या, क्योंकि हमारी जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो उस पर डिपेंड करती है। हम कितनी ग्रोथ देश की होगी, किस डायरेक्शन में जो है देश जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसे लेके जाना चाह रही है, वो सब बजट में आता है। तो आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बजट आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक्स जहां आपसे पूछी जाती है वहां आपको ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी का एक समरी, इसी का ओवरव्यू देखेंगे हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बजट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हमारे संविधान में कहीं बजट टर्म मेंशन है? तो एज सच बजट तो कहीं मेंशन नहीं है, बट इसकी जगह आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में देयर हैज बीन मेंशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेंशन 112 आर्टिकल में है, और हर साल वो पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसी को बजट कहा जाता है। जैसे घरों में भी आप कितना आपके पास पैसे है और किस तरह से आपने उसको खर्च करना है, कितना आपको बचाना है, सेविंग्स कैसे जाएंगी, तो उसके लिए एक बजट तैयार किया जाता है ना। छोटे स्तर पे भी आप अपने घरों में देखते होंगे ये होता है। तो हमारी जो नेशनल लेवल पे है कि सरकार की जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से हो रही है, सरकार को खर्चा किधर किधर करना है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, यही सब जो है वो बजट में होता है। अब बजट की टाइप की बात करें तो एक हो गया जो फुल फ्लेज बजट, जो अभी रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट। एक होता है इंटरिम बजट। इंटरिम बजट, ठीक है, ये क्या है? अब देखिए, लास्ट ईयर 2024 की अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्शंस होने वाले थे। उससे पहले फरवरी में प्रेजेंट किया गया था बजट, जिसको इंटरिम बजट कहते हैं। ये क्या होता है कि जब जनरल इलेक्शंस जो हों वो आने वाले हों, जो है गवर्नमेंट जो है चेंज होने वाली हो, उस टाइम पे जो आउटगोइंग गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है बजट, वो होता है इंटरिम बजट। इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं लाए जाते, क्योंकि फरवरी में आया था और मई जून में की जनरल इलेक्शंस होने वाले थे, और जनरल इलेक्शंस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट सेम रहेगी या चेंज होगी। और अगर गवर्नमेंट चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लान्स भी चेंज होंगे। उस तरह से जो है जो भी प्लानिंग की गई होगी एक्सपेंडिचर्स की, रेवेन्यू की, वो भी चेंज होंगे। ठीक है, तो आउटगोइंग गवर्नमेंट जो है जनरल इलेक्शन से पहले, ठीक है, अगर अप्रोचिंग हो जनरल इलेक्शंस, जो बजट पेश करती है उसे इंटरिम बजट कहते हैं। इसमें कोई भी लॉन्ग टर्म आप एक तरह से कहें एक्सपेंडिचर की बात नहीं की जाती। क्लियर हो गया? सो दैट वाज अबाउट बजट। अब देखते हैं जो 2025-26 का बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली प्रेजेंट किया है, उसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की गई है इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट की। 4 मेजर आप एक तरह से कहें चीजों पे फोकस किया गया है, जिन पर ध्यान देकर भारत की इकोनॉमी को जो है उसकी ग्रोथ की जा सकती है। वो क्या क्या है? पहला है एग्रीकल्चर, सेकंड एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, थर्ड है इन्वेस्टमेंट, एंड फोर्थ इज एक्सपोर्ट्स। इन चारों चीजों पे फोकस करके बात की जा रही है देश को आगे बढ़ाने की। जो देश का टारगेट है, ठीक है, कि जो भारत है उसको विकसित भारत बनाना है ना, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ हमने बढ़ना है। तो उसकी तरफ हम किस तरह से जा सकते हैं? इन 4 चीजों पे फोकस करके। एग्रीकल्चर पर, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली अगर हम देखें तो हमारा देश जो है वो एग्रीकल्चर पर अभी भी एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सो एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। अब इन चारों चीजों पे क्या क्या चेंजेस लाने की बात की गई है, क्या क्या जो है नए प्लान्स लाने की बात की गई है, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कही, दैट इज निर्मला सीतारमण जी ने कही कि अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। ठीक है, कि जब कंट्री की बात होती है तो सिर्फ वो कोई एक आप एक तरह से कहें मिट्टी की या किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है।
कोई भी देश, कोई भी कंट्री बनती है उसके लोगों से। तो अगर लोग ग्रोथ कर रहे हैं, लोगों की डेवलपमेंट हो रही है, तो देश की भी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करें तो, जस्ट अ सेकंड, एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां पे बात की गई है एक न्यू स्कीम की, दैट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसको और थोड़ा ज़्यादा डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम की बात की गई है हमारे बजट में, दैट इज प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। क्या है मकसद इस स्कीम का? कि जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था जिसमें पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स पे फोकस करके उसके ग्रोथ इंजन पे फोकस किया जा रहा था और उन्हें डेवलप बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसी टर्म्स पे अब एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। पहले स्तर पर 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें डेवलप करने की तरफ काम किया जाएगा और इस तरह से कम 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करने की बात की जा रही है अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। साथ ही बात की गई है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो फार्मर्स को इशू किए जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, उसमें उनकी जो शॉर्ट टर्म लोन्स की जो आप एक तरह से कहें लिमिट है, उसे भी बढ़ा दिया गया है टू 5 लाख। अर्लियर इट वाज 3 लाख, अब उसे बढ़ा दिया गया है 5 लाख तक, ताकि वो क्रेडिट लेना उनके लिए इजी हो जाए। और कि हर एक जगह पे डेवलपमेंट, किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आपको डेवलपमेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंस। एग्रीकल्चर की भी अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है पानी की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ करनी हो उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत है। हाई यील्ड वैराइटीज़ के सीड्स की ज़रूरत हो उसके लिए भी फाइनेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड में जो है शॉर्ट टर्म लोन्स को एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स और इंक्लूड किए जाएंगे, फार्मर्स, ठीक है, फिशरमैन्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, डेयरी फार्मर्स भी, और लोन को बढ़ा दिया गया अप टू 5 लाख। ठीक है, साथ ही है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। ये ऑलरेडी लॉन्च्ड है, इसे और कंटिन्यू करने की बात की जा रही है। देश में कपास की, कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। ऑलरेडी ये एग्जिस्टेंट है, इसे 5 ईयर मिशन और एक्सटेंड किया गया है टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। ध्यान रखें, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी की भी बात की जा रही है। सिर्फ इस पे फोकस नहीं किया जाएगा कि पैदावार को बढ़ाना है, उसे सस्टेनेबल भी रखना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। तो इस तरह से देखना कि उन चीज़ों पे ना फोकस करें कि आगे जाके वो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ठीक है, फिर चाहे इरिगेशन की बात हो, सीड्स की, या फिर लॉस ऑफ फर्टिलिटी की बात हो। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, टारगेटेड डेवलपमेंट एंड प्रोपोगेशन ऑफ सीड्स विद हाई यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस। तो इस तरफ फोकस किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बात की कि क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसके चलते बजट में ये कहा गया है कि नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड जो है वो लॉन्च किया जाएगा, जिसपे फोकस किया जाएगा कि हाई यील्ड वैराइटीज़, ठीक है, HYV की सीड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस की भी क्वालिटी हो, क्लाइमेट रेजिस्टेंस की भी हो, और साथ ही हाई यील्ड भी वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है मखाना बोर्ड इन बिहार। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि मखाना की जो प्रोडक्टिविटी है हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो 85% ऑफ मखाना प्रोडक्टिविटी, जो फॉक्स सीड जिनको हम कहते हैं, ठीक है, रिसेंट पास में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनमें आप एक तरह से कहें, इसमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसकी फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इवन वेट लॉस में ये बहुत हेल्प करते हैं। तो मखाना की जो प्रोडक्टिविटी है वो बिहार में बहुत ज़्यादा है, और बहुत देर से बिहार की ये डिमांड थी कि मखाना बोर्ड जो है वो सेटअप किया जाए, कि किसी तरह से इसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट दिया जाए और ज़्यादा। तो उसकी बात की गई है बजट में। ठीक है, इसके साथ बात करें पल्सेस की, तो वी ऑल नो कि पल्सेस की प्रोडक्शन की बात हो या कंजप्शन की बात हो, दोनों में ही भारत नंबर 1 पे है। स्टिल भारत को बहुत ही ज़्यादा पल्सेस इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। हम वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आते हैं दालों की पैदावार करने में, और साथ में कंजप्शन में भी आते हैं। और इतनी ज़्यादा पैदावार करने के बावजूद हम अपनी कंजप्शन जो है फुलफिल नहीं कर पाते, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की बात की गई है। 6 ईयर मिशन जो स्पेशली फोकस किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर पल्सेस पे, जैसे तूर, उड़द और मसूर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बात की गई है बजट में कि आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में लाया जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा जो इंपोर्ट है उसमें कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके हम उसको एक्सपोर्ट की तरफ भी लेके जाएं।
ठीक है। डेवलपमेंट एंड कमर्शियल अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट रेजिस्टेंट सीड्स, एनहांसिंग प्रोटीन कंटेंट, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि पल्सेस जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, पानी की बहुत ज़रूरत होती है उसमें, और अगर बहुत ज़्यादा फोकस इस तरह से पल्सेस पे अगर हम करेंगे तो क्लाइमेट क्राइसिस में वाटर क्राइसिस ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को किस तरह से बैलेंस करते हैं ये आगे देखने की बात है। इंप्रूविंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, एश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू द फार्मर्स। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता पल्सेस की बात की गई है, ये सब है एग्रीकल्चर के अंदर। इसके साथ ही है इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर द रूरल इकोनॉमी। ठीक, जो पोस्ट ऑफिसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा ग्रामीण इलाकों की इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए। सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट ग्रोथ इंजन, दैट इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू एनहांस लोन की बात की गई है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की बात की गई है, जिसमें पहले स्तर पर 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें प्रमोट किया जाएगा। साथ ही बात की गई है मखाना बोर्ड की, जो कि बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा। कॉटन की प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की बात की गई है, और नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स पे बात की गई है। ओके, साथ ही अगर हम बात करें प्रीवियस बजट की देखें और इस बजट की देखें, तो 4 फ्रेमवर्क्स की बहुत ज्यादा बात हुई है, जिसे ज्ञान फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। दैट इज जी फॉर गरीब, आई होप ये विजिबल है, जस्ट अ सेकंड, यस, जी फॉर गरीब, वाई फॉर यूथ, ए फॉर एग्रीकल्चर और एन फॉर नारी। तो ज्ञान फ्रेमवर्क की जो है लास्ट बजट में भी बात की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, इस बजट में भी की गई है कि उन 4 ग्रोथ इंजन के साथ साथ जो मेजर ग्रुप्स है जिन पे फोकस करने की जरूरत है फॉर द ग्रोथ, दैट इज ज्ञान, गरीब, यूथ, एग्रीकल्चर एंड नारी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ किस किस तरह से जो है बात की जा रही है उसे इंप्रूव करने की। नेक्स्ट जो है मूव टूवर्ड्स द यूथ या फिर एमएसएमई। ग्रोथ इंजन की बात करें तो एमएसएमई, और वहाँ पे आप अगर आप बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की या इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो मेनली जो है वहाँ पे यूथ की बात आ जाती है। तो वहाँ क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, तो क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस, बात की जा रही है कि और ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो इन एंटरप्राइजेस को, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, लघु उद्योग हैं, उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जब कभी भी उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स की जरूरत पड़ती है, फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है, तो वो कहीं और ना जाएं एट द हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जब भी उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो हाई इंटरेस्ट रेट पे वो मार्केट से उठाते हैं। इसके बदले वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट से वो ले सकते हैं, वो सभी लघु उद्योग जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो ये फैसिलिटी अवेल करने के लिए यू नीड टू बी, ऑल द एंटरप्राइजेस नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर उद्यम पोर्टल। ठीक है, तो इसकी बात की गई है, और पहले साल में इस तरह के 10 लाख क्रेडिट कार्ड जो हैं वो इशू किए जाएंगे। ठीक है, साथ ही जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो पहली बार किसी तरह का स्टार्टअप स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं, जो फॉर 5 लाख फर्स्ट time entrepreneurs including women, scheduled caste, scheduled tribes, a new scheme to be launched to provide them term loan up to 2 करोड़। तो एक नई स्कीम लाई जाएगी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की, इंक्लूडिंग उसमें विमेन्स हों, शेड्यूल्ड कास्ट हों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हों, उनके लिए एक नई स्कीम लाई जाएगी, और 2 करोड़ तक का जो टर्म लोन है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, साथ ही एमएसएमई की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कैटेगराइजेशन की बात करें, तो उसमें भी बदलाव लाया गया है इस बजट में। ठीक है, यहां पर है ये, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे कि किस उद्योग में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, कितना अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट किया गया है और कितना वो कमाते हैं, टर्नओवर उसका कितना है एनुअल, उसके बेस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। और कैटेगराइजेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसी हिसाब से उनको जो वेरियस बेनिफिट हैं टैक्स के मामले में हो, जीएसटी के मामले में हो, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसकी जो कैटेगराइजेशन है उसमें भी चेंज किया गया है। ठीक है, क्या है चेंजेस, अगर प्रीवियस की हम बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले 1 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो माइक्रो में आती थी, 10 तक की जो होती थी वो स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड 50 तक की वाज अंडर मीडियम एंटरप्राइजेस। नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड, 2.5 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट होगी अब वो आएगी माइक्रो एंटरप्राइजेस में, 25 तक की इट विल अंडर स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड 125 विल कम्स अंडर
मीडियम एंटरप्राइजेस। तो काफी ज्यादा बदलाव अगर आप देखें तो लाया गया है, ठीक है। 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट वाले उद्योगों को लाया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। वही बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर जो है इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होता है। सो करंट में जो प्रीवियस था दैट वाज अप टू 5 करोड़ तक का, 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का टर्नओवर। नाउ द टर्नओवर हैज बीन रिवाइज्ड टू 10 करोड़ फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करें तो 50 करोड़ से चेंज कर दिया गया है 100 करोड़ तक का। मीडियम एंटरप्राइजेस हैज बीन चेंजेस फ्रॉम 250 करोड़ टू 500 करोड़, ठीक है। सो काफी चेंजेस जो है इन कैटेगरीज में लाए गए हैं और इससे जो है काफी आप एक तरह से कहें रियायत मिलेगी जो लघु उद्योग हैं उन्हें। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं उन सेक्टर्स की तरफ जो कि लेबर इंटेंसिव है, वो सेक्टर्स जहां पर बहुत ज़्यादा जो है आप एक तरह से कहें वर्कर्स पे डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है। जैसे आप लेदर की बात करें, टॉय सेक्टर की बात करें तो उस पर भी फोकस करने की बजट में बात की गई है। टॉय सेक्टर की बात करें तो आज हम देखेंगे कि जो भी खिलौने हैं उसमें चाइना ने एक तरह से पूरी तरह से जो है अपना प्रभुत्व इस्टेब्लिश कर लिया है। अब इसे चेंज करने की बात की जा रही है, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर्स, स्किल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम दैट विल क्रिएट हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल टॉयज टू रिप्रेजेंट द मेड इन इंडिया ब्रांड। तो मेड इन इंडिया ब्रांड को और ज़्यादा जो है पॉपुलराइज करने के लिए स्किल एनहांसमेंट किया जाएगा, क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा टॉयज सेक्टर में। साथ ही लेदर सेक्टर की भी बात की जा रही है, न्यू स्कीम लाने की बात की जा रही है जिसमें 22 लाख तक के और लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा इस सेक्टर के अंदर, बिकॉज लेबर इंडस्ट्री जो लेदर इंडस्ट्री है दैट इज ऑल्सो अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इन बिहार। अगेन बिहार पे फोकस किया गया है। पहला आ गया आपका मखाना बोर्ड जो बिहार में इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। दूसरा जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फूड टेक्नोलॉजी है उसकी भी बात की जा रही है बिहार में इस्टेब्लिश करने की, ताकि एक बूस्ट दिया जा सके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट एमएसएमई, ओके। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड ग्रोथ इंजन जो कि था इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर का हमने देखा कि एग्रीकल्चर ग्रोथ इंजन, अगर भारत को एक विकसित भारत बनाना है, एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2045 तक, तो वी हैव टू फोकस ऑन 4 ग्रोथ इंजन, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया। एग्रीकल्चर का हमने देखा बजट में कहाँ कहाँ बात की गई है, एमएसएमईज का देख लिया हमने। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात की गई है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। सो पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी जो है वो दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी जिसमें आंगनवाड़ी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसे और ज़्यादा मॉडिफाई करने की बात की जा रही थी, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स थे उनको मॉडिफाई करने की बात हो रही थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज, तो बहुत देर से डिमांड थी कि जो भी एग्जिस्टिंग आईआईटीज हैं हमारे देश में उनमें जो सीट्स हैं उन्हें इंक्रीज किया जाए। तो यूथ पे फोकस करते हुए जो भी कैपेसिटीज है आईआईटीज की वो बढ़ाने की बात की गई है। डे केयर कैंसर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के लिए डे केयर सेंटर्स भी खोले जाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ठीक है। ये क्या है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें जो बुक्स हैं, डिजिटल बुक्स हैं, वो अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है, स्कूल्स और हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस में डिजिटल जो बुक्स हैं वो अवेलेबल कराई जाएंगी टू ऑल द स्कूल्स एंड द हायर एजुकेशन। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग टू बी सेट अप विद ग्लोबल एक्सपर्टीज एंड पार्टनरशिप। तो यूथ पे फोकस करते हुए एक तरफ आईआईटी की सीट्स में जो एनहांसमेंट की बात की गई है, भारतीय भाषा पुस्तक की बात की गई है, साथ ही 5 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उन्हें स्टैब्लिश करने की बात की गई है। अटल टिंकरिंग लैब,
आप जानते होंगे अटल टिंकरिंग लैब, जहाँ पे जो बच्चे हैं जो कि स्टेम पे फोकस करते हैं, साइंस में, ठीक है, मैथमेटिक्स पे, टेक्नोलॉजी वगैरह पे, उनको और ज़्यादा एक्सपोजर देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। उसी लाइन पर 50,000 लैब्स और इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है इन गवर्नमेंट स्कूल इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो आने वाले 5 सालों में 50 और अटल टिंकरिंग लैब्स की एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, ताकि लोगों, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उन्हें और एक्सपोजर मिले टुवर्ड्स द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो प्रेजेंटली अगर आज की हम बात करें, अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो अगले 5 सालों में ये बात की गई है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है सभी सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो वो भी, और हेल्थ सेंटर्स की बात करें रूरल एरियाज में तो वहां पर भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस में भी सीट्स की एनहांसमेंट की बात की गई है, जिस तरह से आईआईटीज की है। तो ये सारा ही जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो दैट टोटल फोकस ऑन योर यूथ। जो ज्ञान फ्रेमवर्क का वाई वाला कंपोनेंट है दैट इज यूथ, ठीक है, उस पर फोकस किया जा रहा है। सो एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, 10,000 एडिशनल सीट्स विद गोल ऑफ एडिंग 75,000 सीट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो 10,000 और सीट्स जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी मेडिकल एजुकेशन में। पीएम स्वनिधि, ये स्कीम लॉन्च की गई थी आफ्टर कोरोना। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके सपोर्ट के लिए, क्योंकि उनको बहुत लॉस हुआ था ड्यूरिंग कोरोना, जो लॉकडाउन की वजह से, तो उनकी सपोर्ट के लिए पीएम स्वनिधि स्वनिधि योजना जो है वो लाई गई थी। तो इट इज़ टू बी रिवैम्प्ड विद एनहांस लोन फ्रॉम बैंक, यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। तो इसे दोबारा से लाने की बात की जा रही है एक नए तरीके से, जिसमें क्या है, रिवैम्प्ड का क्या मतलब होता है कि स्कीम वही है, कुछ नए फीचर्स बेस्ड ऑन अ न्यू डिमांड्स। ठीक है, जिस तरह से डिमांड्स में चेंजेस आ रहे हैं उस हिसाब से मेन स्ट्रक्चर स्कीम का वही रहता है, बस उसे थोड़ा सा बदलाव ला के फिर से लाया जाता है। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को भी लाया जाएगा, जिसमें और ज़्यादा लोन जो है स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, रजिस्ट्रेशन ऑन द ई-श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना। तो जितने भी डेली वेजर्स जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं श्रम पोर्टल पे, उन्हें जो है और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो या सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। सो दैट वाज अबाउट द इन्वेस्टमेंट पोर्शन एंड यूथ। आगे बात की गई है सपोर्ट्स टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की ही कैटेगरी में और कुछ चीज़ें कही गई हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हुए देश को जो है विकसित भारत की तरफ लेके जाना है। तो जल जीवन मिशन की बात की गई है। जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, जहां पर रूरल एरियाज में जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। तो जल जीवन मिशन को जो है उसे कहा गया कि 2028 तक इसकी 100% जो सक्सेस रेट है, उसे कवरेज जो है 100% वो अचीव कर ली जाएगी 2028 तक। ठीक है, जल जीवन मिशन फोकस क्या है, टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द रूरल एरियाज। सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन आउटले ऑफ ₹1.5 लाख करोड़, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बात की जा रही है कि राज्यों को, हम जानते हैं कि राज्यों को भी बजट कहाँ से मिलता है। ठीक है, राज्य भी जो फाइनेंसेस है वो सेंटर से लेते हैं। तो राज्यों को और ज़्यादा फंड्स देने की बात की गई है फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको क्रिएट करना है उसके लिए उनको और ज़्यादा फंड जो है 1.5 लाख करोड़ तक के फंड की बात की गई है इस बजट में। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है, पावर सेक्टर के रिफॉर्म की बात की गई है। इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन। जो स्टेट्स के बीच में पावर को लेकर ट्रांसमिशन होता है, एक स्टेट में जो है प्रोडक्शन हो रही है एनर्जी की और दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की बात की गई है। एडिशनल बोरिंग ऑफ 0.5% ऑफ जीएसटीबी। जीएसटीबी इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सो टू स्टेट कंटिजेंट टू दीज रिफॉर्म्स। ओके, इस बजट में हम ये भी देखेंगे कि हर जगह पे जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको ध्यान में रखकर इसे जो है फॉर्मुलेट किया गया। जैसे हमने बात की कि कॉटन प्रोडक्शन की जहाँ बात हो रही है उसे एनहांस करने की, तो सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस किया गया है और यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी फोकस किया गया है।
ठीक है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू स्विच टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोल से जो है हमें स्विच करना है। तो इस बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत की भी बात की गई है कि आगे आने वाले सालों में हम देखेंगे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसे हमें एनहांस करना है। ठीक है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जो फिशरीज सेक्टर है उसे डेवलप करने के लिए भी एक फंड जो है 25,000 करोड़ का जो है वो रिजर्व किया गया है फॉर द मैरीटाइम एरिया। उड़ान, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम लाई गई थी ताकि जो एयर सर्विस है, एयर ट्रैवल है, उसे अफोर्डेबल बनाया जाए। ठीक है, सो उसी के चलते रीजनल कनेक्टिविटी दी जाएगी 120 नए डेस्टिनेशन को और 4 करोड़ पैसेंजर्स जो हैं इससे बेनिफिट होंगे इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द वेरियस स्कीम जिनको कॉन्टिन्यूटी के बेसिस पे आगे भी चलाया जाएगा। सो फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, अगेन वी कैन सी कि एक और चीज बिहार के लिए और वो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ये टर्म्स आपने सुनी होंगी। सो ग्रीनफील्ड क्या होता है, जब आप किसी जगह पर एक टोटली फ्रेश स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। ठीक है, और ब्राउनफील्ड क्या होता है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को जब आप रेनोवेट करते हैं। ठीक है, तो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बिहार को दिया जाएगा। स्वामी फंड ₹15,000 करोड़ फॉर एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट। ये जो फंड है स्वामी फंड, ये क्रिएट किया गया था कि जो भी रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जो भी कंपनीज जो है इन्वॉल्व रहती है और किसी वजह से फाइनेंशियल क्रंच के द्वारा की रीज़न से वो काम बीच में अटक जाता है, तो ये स्वामी फंड स्पेसिफिकली उन चीज़ों के लिए क्रिएट किया गया था ताकि वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। लेकिन उन्हीं आप एक तरह से कहें डेवलपर्स को ये चीज़ दी जाएगी जिनकी हिस्ट्री ड्वेलिंग यूनिट्स को क्रिएट करने में एकदम क्लियर हो, किसी तरह की लिटिगेशन ना रही हो। ठीक है, उनको जो है फाइनेंस इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है ताकि टाइम बाउंड मैनर में जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। ओके, सो नेक्स्ट इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, रिसर्च पे फोकस की जा रही क्योंकि यूथ है। अटल टिंकरिंग लैब की अगर हम बात करें, IITs की बात करें, मेडिकल एजुकेशन की बात करें, तो साथ ही साथ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया गया है इस बजट में। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए जो है 20,000 करोड़ तक के जो एलोकेशन की बात की गई है। जीन बैंक, एक ऑलरेडी जीन बैंक जो है इंडिया में एग्जिस्ट करता है न्यू दिल्ली में, एक और नया जीन बैंक की डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, नेशनल जियो स्पेशल मिशन की बात हुई है इस नेशनल जियो स्पेशल मिशन की टू डेवलप फाउंडेशन जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा यूजिंग PM गति शक्ति, फैसिलिटेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अर्बन प्लानिंग, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जियो स्पेशल मिशन की भी लॉन्च की बात की गई है जिसमें जो भी डेटा है उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, चाहे फिर वो लैंड रिकॉर्ड्स का हो, अर्बन प्लानिंग का हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो। ज्ञान भारतम मिशन, ये जितने भी मिशंस की बात की गई है या जो भी न्यू स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, अभी इसमें और ज़्यादा डिटेल इन फ्यूचर आएगी तो हम उसे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस फील्ड में है, किस चीज़ पे ये फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बजट में अनाउंस हुई है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है, ये क्या है कि जितना भी हमारा मैन्युस्क्रिप्ट का हेरिटेज है उसे प्रिजर्व करने की बात की गई है। ठीक है, तो जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है, ठीक है, जो कि अराउंड 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसको प्रिजर्व करने की इस मिशन में बात की गई है, दैट इज ज्ञान भारतम मिशन। नाउ नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ ग्रोथ इंजन, दैट इज एक्सपोर्ट। ठीक है, MSME हमने देख लिया, इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया, एग्रीकल्चर हमने देख लिया, फोर्थ इज एक्सपोर्ट। ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर आपको बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट की क्वालिटी, एक्सपोर्ट की वैल्यूज को इंक्रीज करते हैं तो जो भी कोई भी देश है वो फर्दर ग्रोथ करता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की बात की गई है। ठीक है, भारत ट्रेड नेट की बात की गई जिसमें जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसे एनहांस करने की बात की जा रही है। ऑल्दो अगर हम देखेंगे तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में ही किसी ना किसी तरह से ग्रोथ का जो रेट है वो डिक्रीज हुआ है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रिसेंट ग्रोइंग कंट्रीज में भारत का ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली बाकी सभी देशों से बेटर है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर GCC, दैट इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन एमर्जिंग 2 टायर सिटीज। टायर 2 सिटीज कौन सी होगी? टायर 1 होगी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं। ठीक है, जो मेजर हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी, हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, सो उसके बाद जो आ गई मीडियम साइज़ की जो सिटीज़ आती है उनको कहा जाता है टायर 2 सिटीज़ की।
ठीक है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर एयर कार्गो, क्योंकि मोस्टली जो एक्सपोर्ट है या तो आपका सी रूट से जा रहा है या तो एयर रूट से जा रहा है, तो उसमें एयर कार्गो फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा वेयर हाउसिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ाने की बात की गई है, ताकि जो एक्सपोर्ट है उसे एनहांस किया जा सके। ओके, जस्ट अ सेक। यस, ठीक है। एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो एफडीआई लिमिट है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसे एनहांस करने की बात की गई है फ्रॉम 74 to 100%, ठीक है। तो अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई फॉरेन से जो भी इन्वेस्टमेंट होती थी उसको सिर्फ 74% अलाउड था, अब उसे एनहांस करने की बात करके गई है टू द 100%, ठीक है। रैशनलाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीजर फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ कंपनी मर्जर्स, तो जो भी कंपनी मर्ज करना चाहती है, कभी कभी होता है कि कंपनीज जो है लॉस में चल रही है, तो कोई बड़ी कंपनी उसे परचेज कर लेती है और वो मर्ज कर जाती है इन एनी केस, तो उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे थोड़ा सा रैशनलाइज करने की बात की गई है, ताकि ये जो प्रोसेस है उसे ईजियर बनाया जा सके। देखिए, फॉरेन की कंपनीज अगर हम देखें तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट भी हुई है, लेकिन इन रिसेंट पास में हमारे देश से पैसा बाहर भी गया है। फॉरेन कंपनीज ने जो इन्वेस्टमेंट करती है वो अपना पैसा वापस भी ले रही हैं, और उसका रीज़न है कि कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े ज़्यादा आप एक तरह से कहें टफर साइड्स पे हो गए हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है, तो उसी को थोड़ा सा रैशनलाइज करने की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे टैक्स की तरफ। बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है टुवर्ड्स द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो पहले हम इनडायरेक्ट टैक्स को देखते हैं, सॉरी डायरेक्ट टैक्स को देखते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा कि एक बहुत ही ज़्यादा आपको एक रिलैक्सेशन जो है मिडिल क्लास को दी गई है इस बजट में, और वो ये है कि 12 लाख तक की जिसकी एनुअल इनकम है वो आ जाएगा नो टैक्स स्लैब के अंदर, ठीक है। उसके आगे भी कितना परसेंट जो है इनकम है उसके बेसिस पे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिया गया है। सो अगर एग्जैक्टली टर्म्स की बात करूं तो दैट इज अबाउट, जस्ट अ सेक, ठीक है। सो अप टू 12 लाख की 1 लाख पर मंथ की अगर इनकम है तो देयर विल बी नो टैक्स। उसके आगे पर कितना ज़्यादा अमाउंट जो है सैलरी में आता है या इनकम में है उस हिसाब से जो है अलग अलग स्लैब्स बनाई गई हैं। 0 to 4 लाख तक देयर विल बी नील, देन 4 to 8 5%, 8 to 12 10%, 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 94 25%, एंड देन आगे है 30%, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द डायरेक्ट टैक्स। अप टू 12 लाख देयर विल बी नो टैक्स। साथ ही टैक्स डिडक्शन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स से जो अबव लोग हैं उनके जो टैक्स डिडक्शन है उसमें पहले 50,000 तक के नहीं होती थी, अब उसे भी बढ़ा दिया गया है 1 लाख तक का, ठीक है। एनुअल लिमिट ऑफ 2.40 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आपको पैसे मिलने से पहले ही जो टैक्स है वो कट जाता है, जैसा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी टीडीएस हो जाता है और उसके बाद ही उनको सैलरी मिलती है, उन्हें पे नहीं करना पड़ता, वो ऑलरेडी कट हो जाता है, ठीक है। तो रेंट्स वगैरह पे भी जो टीडीएस था दैट वाज अबाउट 2.40, अब उसे एनहांस कर दिया गया है 6 लाख पे, ठीक है। कंप्लायंस को एनहांस करने के लिए, ठीक है, कि ज़्यादा लिटिगेशन ना हो टैक्स के कंटेक्स्ट में, उसे करने के लिए जो टाइम लिमिट है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की उसे भी बढ़ा दिया गया है। करंट लिमिट थी 2 साल की, अब उसे बढ़ा दिया गया है टू द 4 ईयर्स, ठीक है, जस्ट टू वॉलंटरी कंप्लायंस को एनहांस करने के लिए, ठीक है। रेड्यूस द कंप्लायंस फॉर स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो छोटे छोटे एनजीओज हैं, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनको भी जो पीरियड है रजिस्ट्रेशन का, पहले था कि हर 5 साल में वो री रजिस्टर्ड करना पड़ता था उन्हें, अब उसे भी बढ़ा दिया गया है 10 साल तक का, ठीक है। टैक्स पेयर्स टू बी अलाउड टू क्लेम दैट एनुअल वैल्यू ऑफ 0.2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज प्रीवियसली वन विदाउट एनी कंडीशन, प्रीवियसली कंडीशन वाज अटैच्ड। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स जो कि डायरेक्ट टैक्स के अंडर बताए गए हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कि 12 लाख तक बिल्कुल भी जो है टैक्स नहीं है। दूसरा जो हो गया आपका फॉर द सीनियर सिटीजन्स, एंड थर्ड वन इज फॉर दिस स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट। नाउ अब अगर हम फोकस करें कि जब भी बजट की बात होती है तो बजट में सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं, एक होता है आपका रेवेन्यू और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, कि पैसा जो है वो आ कहाँ से रहा है और पैसा जो है वो खर्च कहाँ हो रहा है, ठीक है। यही मेन चीज़ें जो हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें भारत के बजट में तो रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो 2 तरह का रेवेन्यू होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अमाउंट आ कहाँ से रहा है, वेयर द रुपी मोस्ट अमाउंट इज कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ पे आप देखेंगे 24% है बोरिंग्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज वैसा पैसा जिसपे फिर लायबिलिटी क्रिएट होती है कि इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ता है, वापस लौटाने पड़ते हैं, वो जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भारत सरकार की सबसे ज्यादा है, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज 24%। उसके बाद 22% जो है वो आता है इनकम टैक्स से। ठीक है, तीसरे रैंक पे आ जाएगा 18% जो कि है जीएसटी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीएसटी का जो है स्लैब वो बड़ा है, जीएसटी का कंट्रीब्यूशन बड़ा है, इनकम टैक्स का वैसा ही है। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, जो कंपनीज वगैरह पे करती हैं। तो अगर इसे हम ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले आ गया आपका बोरिंग्स, सेकेंड आ गया आपका इनकम टैक्स, फिर आ गया जीएसटी एंड फोर्थ इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो दैट इज द सोर्सेज जहां से भारत सरकार को जो है रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर भारत सरकार का कहां हो रहा है, पैसा जा कहां रहा है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा के अमाउंट की अगर हम बात करें तो दैट इज 22% स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। ठीक है, तो जितना भी पैसा सरकार के पास आ रहा है उसका सबसे ज्यादा अमाउंट जो है सरकार जो है वो दे रही है राज्यों को। ठीक है, क्योंकि राज्यों में डिवाइड करना पड़ता है, जो भी टैक्स सरकार के पास आ रहा है, टैक्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो डिवाइड करना पड़ता है। तो स्टेट के शेयर में जो है सबसे ज्यादा जो है पैसा जो है खर्च हो रहा है भारत सरकार का। उसके बाद आता है 20% इंटरेस्ट पेमेंट, जो बोरिंग्स आपने ली है जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो इंटरेस्ट पेमेंट में जो है वो जा रहा है 20%। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे है 16% जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। दो तरह की स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम। सेंट्रली सेक्टर स्कीम जहां पर जो सेंटर है वही टोटली तरह से इंप्लीमेंट भी करती है और फाइनेंस भी करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में स्टेट जो है वो इंप्लीमेंटेशन करती है। ठीक है, तो 16% जो है वो एक्सपेंडिचर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरफ जा रहा है। और उसके बाद आप 8 बहुत जगह देखेंगे जिसमें फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, अदर एक्सपेंडिचर्स पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम पहले अगर इसको ऑर्डर में रखें तो पहले नंबर पे आ जाएगा स्टेट्स को, और दूसरा आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये 3 जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा जो है आप एक तरह से कहें रुपी जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। ठीक है, नाउ डेफिसिट की अगर हम बात करें तो इस साल का जो डेफिसिट की बात की गई है कि कितना जो है फिजिकल डेफिसिट जो है रहेगा, जस्ट अ सेक, ओके। ठीक है, तो जब हम बजट की बात करते हैं तो 2 तरह की आपकी इनकम रहती है। जैसे मैं आपसे पहले बात कर रही थी कि रेवेन्यू हो गया जहां से पैसा आ रहा है और एक्सपेंडिचर हो गया जहां पैसा जा रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू जो होते हैं वो 2 तरीके का होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स जो हो गई जैसे कि जिससे आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो पैसा जो आपको आया है आप किसी भी तरह से जो है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से वो नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करके आपको पैसा आ रहा है, जैसे डी इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट पैसा लेती है। ठीक है, पुरानी अपने जो शेयर्स हैं उन्हें बेच के या पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे बेच के जो पैसा अर्न किया जाता है, दैट इज फ्रॉम द कैपिटल रिसीप्ट। रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया जो टैक्स से आता है, फाइन से आता है। ठीक है, दैट इज द रेवेन्यू रिसीप्ट। उसी तरह से एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके का है। एक एक्सपेंडिचर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, आपने आईआईटीज बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, तो वो कैपिटल है, इन फ्यूचर उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो वो आ गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जहां आप सब्सिडीज देने में खर्चा कर रहे हैं, आप सैलरीज देने में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो सब इंटरेस्ट पे करने में जो कर रहे हैं, सो दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से 2 तरीके से पैसा आता है और 2 तरीके से पैसा जो है आउट गोइंग होता है। और डिफिसिट क्या होता है, जब आपका खर्चा आपकी इनकम से ज्यादा हो तो उसे कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो जब और भारत सरकार का जो है वो डेफिसिट जो है, खर्चा जो है वो ज्यादा है बात करें एज कंपेयर टू इनकम के, तो 4.4 की बात की गई है प्रेजेंटली। जो इस बजट में बात की गई है कि कितना फिजिकल डेफिसिट इस साल का 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में बताया गया, दैट इज अबाउट 4.4। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, वो हो गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, दैट विल बी 1.5। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इसमें क्या रहता है कि जस्ट अ सेक, इसमें आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है
उसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा आप स्टेट को देते हैं उसे आप माइनस कर देते हैं, देन यू गेट द इफेक्टिव। एंड प्राइमरी में जब आप इंटरेस्ट पेमेंट में जो एक्सपेंडिचर जाता है ना उसे माइनस कर देते हैं, देन यू गेट द प्राइमरी डेफिसिट। सो दैट वाज, अभी फिजिकल की बात करें तो दैट इज, ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में बजट में फिजिकल डेफिसिट जो बताया गया है वो कितना है, ठीक है। सो दैट इज 4.4। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ बजट 2025 का, जिसमें ज्ञान फ्रेमवर्क की बात की गई, फोकस किया गया गरीब, यूथ, एग्रीकल्चर पर, साथ ही जो ग्रोथ इंजन्स हैं उन पे 4 ग्रोथ इंजन पे फोकस किया गया, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। इन सभी फील्ड्स में क्या क्या चेंजेस की बात की गई वो अभी हमने डिस्कस किया है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको इस सेशन से हेल्प मिली हो, ठीक है। आप जो है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे इजीली हैंडल कर पाएँ। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।